ये मैं बता दूं कि ये क्यों टॉपिक महत्वपूर्ण है। टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप जेल विभाग में रहें अथवा आप लोगों ने जो अभी फॉर्म भरे या किसी भी विभाग में रहें, पटवारी का भरा है फॉर्म, आबकारी आरक्षक का आपने फॉर्म भरा, अन्य जो भी फॉर्म भरे, तो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कोई भी नौकरी में आप जाएंगे मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, तो सभी विभागों में आज का जो टॉपिक है वो आपको काम आएगा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए यानी इस टॉपिक का संबंध सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेल विभाग मात्र से, मध्य प्रदेश शासन के समस्त शासकीय कर्मचारियों पर ये लागू होता है। इसका ऐसा नहीं है कि आपको ये सोच के कई लोग बैठे हुए हाँ ठीक है हमें तो कल जाना है, पटवारी बन जाएंगे तो ठीक है सुन लेते हैं, नहीं सुन लेते, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई भी आप जाओगे, इसीलिए इसका नाम है मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम। ऐसा नहीं है कि जेल सेवा आचरण नियम, ठीक है ना। तो एक बात सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी बताया ही आपको मैंने, टॉपिक है मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965। ये नियम क्या है, कब बने, किसने ये नियम बनाए, क्यों बनाए, क्या उद्देश्य था, सबसे पहले अपन यहाँ से फोकस करेंगे, यहाँ से चलेंगे कि क्या उद्देश्य था, क्यों बनाए, क्यों बनाए के बाद फिर किसने बनाए, किन नियमों के तहत बने। तो सबसे पहले मूल उद्देश्य था जो कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी सरकारी सेवक जब अपनी नौकरी में आता है, शासकीय सेवा में आता है, ज्वाइन करता है, उस दिन से लेकर और रिटायरमेंट तक आपसे एक निश्चित आचरण की अपेक्षा करती है। जनता भी, प्रशासन भी, सभी लोग एक निश्चित और एक निर्धारित आचरण की अपेक्षा करते हैं। यानी अब आप सरकारी सेवक हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए हैं, तो आपसे नहीं, आपसे, हमसे, सभी लोगों से, जैसे ही हम गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में नियुक्त हो जाते हैं, तो हमसे ये माना जाता है, अपेक्षा करती है जनता कि आपका जो आचरण तो सब समझ रहे हैं ना, इतनी आपका जो आचरण है, कंडक्ट जो है वो क्या हो, एक निर्धारित मानकों के, निर्धारित स्टैंडर्ड के अनुरूप हो, ठीक है। इसीलिए इनको नाम दिया गया मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965। आपसे यह अपेक्षा की जा रही है कि आपका आचरण एक निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, क्योंकि अब आप कौन है, सरकारी सेवक। अब आप वो वाले तो नहीं गए, विद्यार्थी से निकलकर कहां पर आ गए, शासकीय सेवा में आ चुके। तो सभी राज्य सरकारों ने, सभी सरकार ने और सभी राज्य सरकारों ने क्या किया, अपने अपने आचरण नियम बनाए और सबकी मूल भावना एक सी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश के जो सिविल सेवा आचरण नियम है उनकी भी मूल भावना यही है जो अपनी है, बस क्या है, शब्दों में हेरफेर हो सकता है, आपका कोई नियम आगे हो सकता है, कोई नियम पीछे हो सकता है, लेकिन सबकी मूल भावना वही है जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह संघ सरकार ने क्या करा, अपने आचरण नियम बनाए, वो किन पे लागू होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, संघ सरकार के एम्प्लॉइज पर वो लागू होंगे। ये आचरण नियम किन पर लागू होंगे, मध्य प्रदेश सरकार के एम्प्लॉइज। ये बेसिक बातें सबको समझ में आ रही है। तो 1965 में ये नियम बने और सरकार की, ये शासन की ये मंशा है कि समस्त शासकीय सेवक इन नियमों के अनुरूप अपना क्या करें, आचरण। ये इसकी मूल मंशा थी। और आपको तो पढ़ाए जाते, आपको भी इसलिए पढ़ाए जाते और आपको ये पढ़ना चाहिए कि अब हमको जितनी भी शासकीय सेवा करनी है, जो भी हमारी बची है 20 साल की, 30 साल की, उसमें हमारा आचरण कैसा हो, इन नियमों के अनुरूप। और अगर इन नियमों के अनुरूप नहीं होता है तो फिर क्या होता है,
भी कभी मैंने नोटिस दिए होंगे, किसी लोगों को बीच बीच में मिलते रहते हैं, तो उसमें मैं क्या लिखता हूँ कि आपने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन किया। तो ये बेसिक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम कि ये नियम क्यों बने। ठीक है, तो क्यों बने, तो अभी मैंने बताई कि भाई आपसे एक आपका जो आचरण हो वो निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, और वो मानक जो अपन पढ़ेंगे उनके अनुरूप हो आपका आचरण। इसलिए ये नियम बनाए गए और 1965 में ये नियम बने। अब मुद्दा आया कि इन नियमों को किसने बनाया, कैसे बने, और किन लोगों ने जिनने बनाया उन्होंने किन जगह से शक्तियां प्राप्त करी कि इन नियमों का क्या हुआ, ये नियम बनाए गए। तो सबसे पहली बात ये कि इन नियमों को बनाया मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने। किसने बनाया, मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने। अब दूसरी बात जो मैंने कही, उन्हें कहां से शक्तियां मिल गई, उन्हें क्यों बना दिया, तो उन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 309, भारतीय संविधान के आर्टिकल 309 के तहत इन नियमों को क्या किया, बनाया। अब मुद्दा यह आता है कि आर्टिकल 309 क्या होता है। आर्टिकल 309 आप लोग सभी लोग परीक्षा से पास होके आए, तो बता सकता है कि आर्टिकल 309 क्या है, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, समझते हैं आर्टिकल 309। हमारे भारतीय संविधान में लोक सेवाओं के लिए एक पूरा चैप्टर है, ठीक है ना, और आप सामान्य अध्ययन में ये सब चीजें पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसमें सारी चीजें ये बताई गई हैं आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। तो उसी में से भारतीय संविधान का एक आर्टिकल 309 है। और एक बात और मैं बीच में बता दूं, आचरण नियमों के बीच में, जैसे कल आपने अवकाश नियम पढ़ रहे थे ना, उसका भी आधार आर्टिकल 309 था। उसके बाद और भी अभी बहुत सारे टॉपिक अगर कभी मौका लगेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, उसका आधार भी आर्टिकल 309। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 309 उसको हम पहले समझ लें, और वही आर्टिकल 309 किसको शक्तियां देता है, हमारे मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर महोदय को। और उसी शक्तियों के तहत उन्होंने, गवर्नर महोदय ने क्या किया, ये नियम बनाए। तो आर्टिकल 309 पे सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि आर्टिकल 309 क्या है। उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। ये इसके कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे फैक्चुअल चीजें जैसे 23 जुलाई 1965 में ये नियम, 23 जुलाई 1965 से ये नियम लागू है, पीछे दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज और भी बता दूं मैं यहाँ बीच में, कि जब भी कभी इस टाइप की चीजें पढ़ो तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि आप जो किताबें आती हैं उनकी बजाय सामान्य प्रशासन विभाग या फिर मध्य प्रदेश की जो अधिकृत वेबसाइट है शासन की, वहां से निकाले ये सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि किताबों में वैसे तो सभी हर राइटर चाहता है कि वो सही लिखे, वो लिखता भी है, लेकिन फिर भी कभी कभी लिखनी त्रुटि होती है। कोई भी किताब इतनी मोटी लिख ली जाए तो ऐसा संभव नहीं है कि उसमें कोई लिखनी त्रुटियां ना हो। तो हमेशा सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स होता है वो सोर्स कौन सा होता है, आप मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पर जाएं और वहां से ये सब चीजें निकालें। एक दिन कोई ने कहा था आप में से कि वो सब लाइब्रेरी से किताब ही नहीं मिली थी इसलिए हमने पढ़ा नहीं। तो आजकल इतना भंडार है कि लाइब्रेरी की किताबों को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मन में इच्छा होगी और सोच होगी, ठीक है, आपके अंदर ये भावना होगी कि मुझे कुछ चीज पढ़नी है, तो आप सिर्फ मोबाइल खोलोगे और उसमें से पढ़ लोगे। मैं भी जब भी कोई सोर्स यूज करता हूँ, जैसे अभी भी मैंने ये मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम को आपको पढ़ाने के लिए जब उसको थोड़ा सा पढ़ा, तो मैंने किसी वैसी किताबों से नहीं पढ़ा, सीधे मध्य प्रदेश शासन की जो वेबसाइट है वहां से गया, सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट से ये 5, 8, 10 पेज जो थे वो निकाले और फिर उनके माध्यम से हमने आपको पढ़ा। कहने का मतलब है कि सभी चीजें सबसे ऑथेंटिक जानकारी
आपको अवकाश नियम पढ़ाए गए, अब अवकाश नियम की आप कोई को ढूंढोगे गाइड किताब, ये नहीं वो नहीं, सबसे बढ़िया कहाँ से निकाल लो, मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पे जाके आप निकाल। चलिए तो अब अपन बात आ रहे हैं कि अनुच्छेद 309 क्या कहता है और उसका परंतु क्या कहता है, ठीक है, जहां से हमारे गवर्नर महोदय को ये शक्तियां मिली। तो आर्टिकल 309 क्या कहता है, एग्जैक्ट मैं पढ़ाऊंगा इस पे आपको स्क्रीन पे। आर्टिकल 309 हमारा ये कहता है कि संघ सरकार या केंद्र सरकार, आम भाषा में अपन बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं या लोक सेवाएं, संघ सरकार की जो लोक सेवाएं और राज्यों की जो लोक सेवाएं, ठीक है, राज्यों की लोक सेवाएं होती हैं और संघ सरकार की भी लोक सेवाएं होती हैं। संघ सरकार में भी शासकीय पद होते हैं और राज्य सरकार में भी शासकीय पद होते हैं। तो आर्टिकल 309 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, क्योंकि आप लोग और हम लोग क्या है, शासकीय सेवा। तो आर्टिकल 309 से ही हमारा जो भी हो रहा है, ठीक है, जिस दिन आ गए और जब तक रिटायर्ड होंगे सब आर्टिकल 309 से चलना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़ी विडंबना है कि आपको नहीं आता कि 309 कह रहा है कि संघ सरकार के अधीन जो भी सेवाएं हैं और राज्य सरकार के अधीन या राज्य सरकारों के अधीन जो सेवाएं हैं और जो पद होते हैं, इन पर भर्ती और सेवा शर्तों के लिए, ठीक है, भर्ती और सेवा शर्तें, रिक्रूटमेंट और क्या कंडीशन ऑफ सर्विस, सेवा शर्तें। तो रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस, सेवा शर्तों के लिए कौन कानून बनाएगा, संघ सरकार के लिए संघ का विधानमंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं संसद, और राज्य सरकार के लिए राज्य का विधानमंडल। यानी भर्ती करने का तरीका, जो भर्ती के लिए आप आवेदन देते रहते हैं, ये भर्ती करने का तरीका कौन निर्धारित करेगा, राज्य की सेवाओं के लिए राज्य का विधानमंडल और संघ की सेवाओं के लिए संघ का विधानमंडल, और संघ का विधानमंडल से तात्पर्य संसद, आम भाषा में हम क्या कह देते हैं संसद। ये तय करेगा। ये कौन कह रहा है, आर्टिकल 309। ये तो मोटी मोटी रूपरेखा। अब मैं शब्द से पढ़ देता हूँ। शब्द से क्या कह रहा है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, भर्ती और सेवा की शर्तें, ये टाइटल है इस आर्टिकल 309 का। तो वो कह रहा है कि समुचित विधानमंडल, समुचित विधानमंडल मतलब संघ का विधानमंडल मतलब संसद और राज्य का विधानमंडल, तो समुचित विधानमंडल के अधिनियम यानी समुचित विधानमंडल के अधिनियम यानी समुचित विधानमंडल के कानून क्या करेंगे, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों का विनियमन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई टेक्निकल भाषा, भारतीय संविधान की भाषा। लेकिन आम भाषा में मैंने आपको समझाया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि राज्य की सेवाएं और राज्य के जो भी पद है, आप लोग हम लोग, ठीक है, लोक सेवाएं, राज्य की लोक सेवाएं, राज्य का कोई भी पद, इन पर भर्ती करने का तरीका या भर्ती से संबंधित और सेवा शर्तों से संबंधित कानून कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल। और जो संघ की सेवाएं हैं और संघ के जो भी पद हैं, संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए कानून कौन बनाएगा, संघ का विधानमंडल, आम भाषा में संसद। तो ये आर्टिकल 309 है, जो आप में से दो चार को छोड़कर शायद किसी को नहीं आता था। एक जान है हमारी शासकीय सेवा का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है 309। आपसे पूछ लेगा कि आपकी भर्ती हुई तो कौन ने बना दिया ये भर्ती करने के तरीके, कि ढंग से भर्ती होगी, क्या सर्विस कंडीशन होगी, ये आर्टिकल 309। लेकिन अभी हम मूल मुद्दे पर आएंगे। अब ये तो हो गया 309 आर्टिकल, लेकिन इसमें ही एक जोड़ा है परंतु या परंतु। परंतु क्या होता है, परंतु होता है कि हमने पहले आम बात कही अपनी, ठीक है, आर्टिकलों में ऐसा होता है कि हमेशा पहले
यही आपका काम करता है, ठीक है ना, कि आपको कैसे, आपके भर्ती के तरीके क्या होंगे, आपकी सेवा शर्तें क्या होंगी। तो परंतु भारतीय संविधान में इस आर्टिकल के बाद परंतु लगा के कहा गया कि अगर इस अनुच्छेद के अधीन, ये जो ऊपर वाली बात कही, अगर कोई कानून नहीं बनाती संसद या राज्य की विधायिका, तो क्या होगा? अगर उसने कोई कानून नहीं बनाया तो क्या होगा? जैसे कि अभी मध्य प्रदेश सरकार के लिए कोई कानून नहीं बना, ठीक है, भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित, तब फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि परंतु में उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद के अधीन अगर कोई विधायिका ऐसा कानून नहीं बनाती, विधानमंडल को ऐसा कोई कानून नहीं बनाता, तो हम ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं परंतु में, कि संघ की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाओं के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की लोक सेवाओं और पदों के लिए भारत का राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति जिसको निर्देशित करे, क्या कर सकती है? क्या कर सकती है राष्ट्रपति महोदय? नियम बना सकती है। समझ में आई? नहीं आई? ऊपर कहा गया कि आपकी भर्ती और सेवा की शर्तें कौन तय करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो संसद, और राज्यों के लिए कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल। लेकिन अगर राज्य का विधानमंडल और संसद ऐसा कानून ना बनाए, व्यावहारिक ना हो, तो बार बार आपकी उन पे इतना समय नहीं है कि आपके लिए वो बार बार कानून बनाते रहे, तो क्या हो? तो वो कहते हैं कि परंतु अगर ऐसा ना हो, राज्य की विधायिका ने या संसद ने ऐसा कानून ना बनाया हो, तो संघ की सेवाओं और पदों के लिए भारत का राष्ट्रपति और राज्य की, मूल मुद्दे पे आ गए अपन, राज्य की सेवा और पदों के लिए, यानी आप और मैं, राज्य की लोक सेवाओं और पदों के लिए भारत राज्यों के राज्यपाल क्या कर सकते हैं? किस संबंध में बात चल रही है? भर्ती और सेवा शर्तों के लिए नियम बना सकते हैं। सारांश दे देता हूं कि आर्टिकल 309 क्या कह रहा है कि परंतु बोल रहा हूं मैं, परंतु है ना, इसमें ऐसे लिखा है आपका, इसमें क्या लिखा है कि संविधान के आर्टिकल 309 के परंतु द्वारा राज्यपाल महोदय ये नियम बनाते हैं। परंतु द्वारा 309 मूल आर्टिकल नहीं, 309 ने तो किसको शक्ति दी थी? 309 ने तो दी थी राज्य की विधायिका को। अब अपन संघ की बात नहीं कर रहे बार बार। 309 ने शक्ति किसको दी थी? राज्य के विधानमंडल को। राज्य का विधानमंडल लोक सेवाओं और पदों के लिए क्या बनाएगा? भर्ती करने के तरीके और सेवा शर्तें। परंतु अगर विधायिका पर समय नहीं है, विधायिका ने कानून नहीं बनाया है, विधायिका से मतलब विधानमंडल से, अगर इनने कानून नहीं बनाया है, तो परंतु में वो क्या कहता है? राज्य के गवर्नर, राज्य के राज्यपाल महोदय क्या करेंगे? राज्य के जो राज्यपाल महोदय हैं वो राज्य के कार्यों से संबंधित, अपने शासकीय भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, राज्य के कार्यों से संबंधित, ठीक है, लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित नियम। समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? तो इस 309 आर्टिकल से शक्तियां प्राप्त करते हुए हमारे गवर्नर महोदय ने क्या करा? 1965 में आपके कौन से नियम बनाए? मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम। आचरण कोष्टक में क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत सारी चीजों से संबंधित नियम है। जैसे कि कल अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, कल क्या बताया आपको कि कल आपका क्लास लगा होगा अवकाश, उसके कोष्टक में लिखा था अवकाश। आज अवकाश की जगह कोष्टक में क्या हो गया? आचरण। एक आध दिन अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपका हो जाएगा वर्गीकरण, अपील और नियंत्रण, ठीक है। तो ये जितने भी नियम है कि गवर्नर महोदय बना रहे हैं आर्टिकल 309 के परंतु के द्वारा। और 309 में क्या लिखा है आपको क्लियर हो गई चीजें? दिमाग में चली गई? कोई कंफ्यूजन अभी होगी तो अपन कंफ्यूजन को सबसे लास्ट में, जब मैं बिल्कुल सभी चीजों को समराइज करूंगा तब आपने करना, ठीक है। तो ये हमारे मूल मुद्दे बना। आज का जो अभी टॉपिक है उसको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्यों पढ़ रहे हैं हम। दूसरी चीज
बात करेंगे। तो ये जो नियम बने, कहाँ से बने, कब बने, क्यों बने, कहाँ से शक्तियाँ प्राप्त हुई, किसने बना दिए, तो ये सब आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हमसे इन नियमों के तहत क्या क्या अपेक्षा की जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट से, उसकी शुरुआत हम करें। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात अब अपन बात कर ले कि 309 हो गया। तो अब अपन सबसे पहले इसलिए कह रहा हूं कि अब मूल नियम 1 पे आ रहा है। ठीक है, शुरुआत अब हो गई है कायदे से। ठीक है, अभी तो आपकी पूरी एक रूपरेखा बनाने की बात हो गई कि क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आज, ये आपको इससे आपसे क्या अपेक्षा है। ठीक है, और आपको पढ़ाने के बाद इससे क्या फायदा होगा। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको अब अपने पूरे सेवा काल में जो कर्तव्यों का निर्वहन करना है। ठीक है, आपको, मेरे को, सभी लोगों को जो भी शासकीय सेवा है उनको जो कर्तव्यों का निर्वहन करना है, तो आपको ये पिक्चर क्लियर रहेगी कि मेरे जो आचरण है वो इन नियमों के क्या हो, अनुरूप हो। ठीक है, हमें गवर्नमेंट सब आपसे अपेक्षा की जाएगी कि अब आप अपना आचरण इन नियमों के दो। और ये फिर मैं क्लियर कर दूं, कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल ये मत समझना कि ये जेल विभाग के नियम है। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कोई भी पद धारण करेंगे तो अभी आप लाए, जो मुझे कुछ याद है, पटवारी की भरी है आपने, सहायक जेल अधीक्षक की भरी है, वन रक्षक की भरी है आपने परीक्षा, और भी जो आबकारी निरीक्षक की भरी है। तो ये सभी जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे इन विभागों में आने के बाद, तो वो अलग बात है कि कोई पढ़ा या नहीं पढ़ा है, लेकिन इन्हीं नियमों से आप बने रहेंगे। न केवल मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कहीं पर भी अन्य किन्हीं राज्यों में भी आप जाते हैं तो सबके अपने अपने आचरण नियम है। बस मैंने क्या बताया, शब्द बदल जाते हैं, नंबर बदल जाते हैं, लेकिन मूल भावना सबकी क्या है, एक ही। कोई भी राज्य नहीं कहेगा कि अनुशासनहीन होने चाहिए शासकीय सेवक, कहेगा क्या? सभी कहेंगे क्या अनुशासन में रहना चाहिए, तो बस शब्द बदल। तो हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनके भी आचरण नियम। चलिए, अब आ रहे हैं हम, कुल 26 नियम है, कुल 26 नियम है। विभाग इनमें मार्गदर्शन मांगता है, तो परिपत्र जारी होते रहते हैं, सर्कुलर जारी होते रहते हैं, प्लस कुछ चीजें नई जुड़ जाती है समय के साथ। तो बहुत सारी चीजें जोड़ती, घटती, बढ़ती रहती है, और समय समय पर मार्गदर्शन आते रहते हैं, तो नए नए परिपत्र जारी होते हैं। तो ये सारी चीजें जो ये आपके अभी जो मैं बता रहा हूँ, वो एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज जितना बता दिया उतना ही रहेगा। हो सकता है कि मैं आज जो 3 नंबर का आपको नियम पढ़ा हूँ, उन 3 नंबर में कल कुछ जाके और जुड़ जाए, 3 खा। तो आपके आचरण से क्या क्या अपेक्षाएं, आपसे क्या क्या अपेक्षाएं, कि आपका आचरण कैसा हो, इस संबंध में शासन जो है वो इनमें कुछ चीजें जोड़ता रहता है, इनकी व्याख्या करता रहता है। तो नए नए सर्कुलर आते हैं। तो नंबर 1, कोई भी जब नियम बनते हैं तो उसमें सबसे पहला जो नियम होता है, पहला एक जनरली उसमें जिस ढंग से मैंने आपको पहले भूमिका बांधी, उसी ढंग से जब कोई भी नियम या अधिनियम पास होती है तो सबसे पहली चीज क्या होती है, क्या बताता है? कारागार अधिनियम में भी ये नियम की धारा बन जाती है, संक्षिप्त नाम, उसका नाम, इन नियमों का नाम, प्रारंभ कब से हुए और कहाँ ये लागू। तो ये सभी में कोई भी अधिनियम, एक्ट बनता है, सूचना का अधिकार अधिनियम, कारागार अधिनियम, कुछ भी बनेंगे अधिनियम, नियम, सबसे पहले वो ये मान के चलते हैं कि आपको पहले हम ये बताएं कि इसका क्या है, क्षेत्राधिकार कितना है, कब लागू हुए, किस दिनांक से, इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले इन नियमों का जो हमने बात करी, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का जो नियम बने वो क्या कह रहा है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रयुक्ति। प्रयुक्ति मतलब कहाँ पर ये एप्लीकेबल होंगे, लागू होंगे, ठीक है, किन किन पर, कहाँ पर नहीं, किन किन पर। तो संक्षिप्त नाम क्या है, इसका नाम लिखाइए, लिख रहा है सबको, ये आपका एक टॉपिक भी है सिलेबस में, बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या? मध्य प्रदेश सिविल सेवा पुस्तक में
आचरण नियम 1963। ठीक, तो ये नियम क्या कहलाएंगे? इसका नाम क्या हो गया? मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1963। आचरण कोष्टक में लिखा है, यही कोष्टक में कल के क्लास में क्या आ गया था? और 65 की जगह क्या आ गया था? 77। आर्टिकल 309 किसी ने समझाया? शुरुआत यहीं से होनी थी कल के क्लास में। ठीक है, आर्टिकल 309 क्योंकि आज वो भी जो अवकाश नियम है वो किसने बनाए थे? महामहिम राज्यपाल महोदय ने। शक्तियां कहां से प्राप्त करी थी? तो ये नियम मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम कहलाएंगे। नंबर 1 बात, कब से लागू होंगे? हमेशा ये रहता है कि कब से लागू होंगे? तत्काल। क्या लिखा है? तत्काल, फटाफट। फटाफट का क्या मतलब है? जिस दिन से इसका नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, जिस दिन से इसका गजट नोटिफिकेशन आ गया उसी दिन से ये और किन किन पर लागू होंगे? किन किन पर लागू होंगे? तो सीधा सा उत्तर है सब पर लागू होंगे। किस पर? सब पर। सबका मतलब यहाँ अंडरस्टूड है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सबका मतलब मध्य प्रदेश शासन के सभी जितने भी शासकीय सेवक है, यानी जितनी भी लोक सेवाएं और पद है उन पर, सिवाय किसके? सिवाय किसके? सिवाय अखिल भारतीय सेवाओं के। ऑल इंडिया सर्विस पे लागू नहीं होंगे। कौन कौन सी होती है ऑल इंडिया सर्विस? आईएएस, आईपीएस और आईआईएस। एफ क्या है? फॉरेस्ट। पक्का फॉरेन तो नहीं है? भारतीय वन सेवा, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा और आईएफएस भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा पर लागू नहीं होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इनके लिए नियम नहीं है, इनके नियम अलग हैं। उसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कौन बनाएगा, किसने बनाए, उसको कहते हैं अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम। ठीक है, वो हालांकि हमारा बिंदु। तो ऑल इंडिया सर्विस पर ये नियम लागू नहीं होंगे। अब आप कुछ भी बन जाओ, डिप्टी कलेक्टर भी आप अगर बन जाते हैं, क्या डिप्टी कलेक्टर भी अगर आप बन जाते हैं तो यही नियम आप पर लागू। पीएससी में अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं, टॉप कर जाते हैं, तो ये नियम आप पर लागू। समझ में आ गई? मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले शुरू में कहा, इस किसी भ्रम में मत रहिएगा कि हमको तो ये विभाग छोड़ के जाना है, तो हम जो पढ़े आज का लेक्चर एक नींद ही निकाल लें, ऐसा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश शासन के अगर आपको जो है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश शासन में आपको कहीं पर भी जाना है तो ये क्या होगा, आपको सभी जगह ये नियम लागू, किसी भी विभाग में आप चले जाओ, सिर्फ जिस पे लागू नहीं होंगे ऑल इंडिया सर्विस के जितने भी सदस्य हैं उन पर लागू नहीं होंगे। और एक इंसान पर और लागू नहीं होंगे, जिस पर राज्यपाल महोदय स्वयं कह रहे, स्वयं कह रहे, क्या कह रहे, स्वयं कह रहे, किसी सामान्य आदेश से या किसी विशेष आदेश से राज्यपाल महोदय जिन्हें ये नियम बनाए वो स्वयं ही लिख दें कि ये नियम मध्य प्रदेश शासन के इन कर्मचारियों या इन अधिकारियों पर लागू, तो दो लोगों पर लागू नहीं होंगे, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर और नंबर सेकंड को इसमें राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ये कह दिया जाए कि इन पदों पर धारित व्यक्तियों पर ये नियम लागू। इन दो लोगों को छोड़कर मध्य प्रदेश शासन की समस्त लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर ये नियम लागू। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कायदे से आप सबको बैठना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको। चलिए, तो समझ में आ गई, पहला नियम समझ में आ गया। कहां से आया क्या, अभी मैं बाद में जब एक अपन समराइज करेंगे, ठीक है, अभी ये पहला नियम। सेकंड नियम करो, सेकंड नियम में परिभाषा है। तो जैसा कि सभी जितना भी मैंने शुरू में भी बताया था, जब कारागार अधिनियम भी आपको पढ़ाया था कि नियम
जो प्रथम धारा या प्रथम नियम होता है उसमें हम पहले बताते हैं कि ये इसका नाम क्या है, कहाँ लागू होगा। और सेकंड में आती है परिभाषा। परिभाषाओं का उद्देश्य ये रहता है कि अब ये शब्द जहाँ जहाँ प्रयोग में आएंगे, जो कि मैं पढ़ूंगा, उन शब्दों का तात्पर्य ये लगाया जाए। क्या लगाया जाए? जो कि आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हमेशा सेकंड नंबर पे परिभाषाओं में एक्सप्लेन किया जाता है कि अब ये शासन से तात्पर्य है मध्य प्रदेश शासन। तो अब हर जगह बार बार पूरे किताब में या यहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन। क्या लिखा रहेगा? शासन। अंडरस्टूड है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश शासन। सेकंड है शासकीय सेवा। बहुत अच्छी परिभाषा है, आप लोगों की और हमारी परिभाषा याद होगी। ठीक है, कोई आपसे जनरली पूछ ले कि आपको कहाँ पर डिफाइन किया गया है शासकीय सेवा, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि शासकीय सेवक। तो शासकीय सेवक को हमारे जो परिभाषा है उसमें डिफाइन किया गया है कि शासकीय सेवक से तात्पर्य क्या है। ऐसे तो नॉर्मल अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के कार्यों से संबंधित, मध्य प्रदेश शासन के कार्यों से संबंधित जो भी लोक सेवाएं और पद है, उन पर जो नियुक्त व्यक्ति है, उनको जो धारण करे वो कौन है? सेवक। सिंपल, उसमें कौन सी बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। तो शासकीय सेवक, शासकीय सेवक से तात्पर्य, अब शब्द पढ़ देता हूँ, क्या है? मध्य प्रदेश राज्य के कार्यों के संबंध में किसी भी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को क्या शासकीय सेवक हम बोले। तो सिविल सेवाओं पर नियुक्त या किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति क्या कहलाएगा? शासकीय सेवक। तो बार बार वो अंडरस्टूड बात है कि जब भी शासकीय सेवा बोलेगा तो वो किसके संबंध में बात कर रहा है? मध्य प्रदेश की लोक सेवा और मध्य प्रदेश के जो पद है उनके संबंध में बात कर रहा है। ठीक है, तो बार बार ये नहीं बोलेगा मध्य प्रदेश के लोक सेवा, मध्य प्रदेश के लोक सेवा। आगे अब तो हम पढ़ने वाले 26 नियम बताए ना अभी, तो हम लोग पढ़ने वाले, तो इसलिए इसमें सेकंड परिभाषा नहीं होती। तो पहली परिभाषा बताई शासन की, सेकंड बताई शासकीय सेवक की। अब एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा आ रही है और वो है, हिंदी में बोलते हैं उसको कुटुंब के सदस्य। बहुत बढ़िया, कुटुंब के सदस्य। ठीक है, फैमिली मेंबर। क्या है? कुटुंब के सदस्यों। तो अभी बहुत आपको जब 26 नियम पढ़ोगे बार बार आपकी फैमिली के बारे में भी बात आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके बारे में बात आएगी। मैंने बार बार कहा कि आज का लेक्चर सबको सुनना चाहिए। फैमिली मेंबर, मध्य प्रदेश के ये जो आचरण नियम है उन्होंने फैमिली मेंबर को डिफाइन किया। फैमिली मेंबर में क्या क्या आ रहा है, क्यों डिफाइन किया? अभी तो सिर्फ बता रहा है कि जब भी हम कुटुंब के सदस्य शब्द बोले तो आप ये अनुमान लगाना जो मैं बताऊंगा। क्या फैमिली मेंबर में कौन कौन है? फैमिली मेंबर में कौन है? जनरल बात अगर हम करें तो फैमिली मेंबर की जनरल बात करें तो कौन आ रहा है? कुटुंब के सदस्य में, कुटुंब के सदस्य में मेंबर ऑफ फैमिली में क्या क्या आ रहा है? माता पिता, सबसे पहले तो पत्नी, ठीक है, या पति। पति इसलिए कि अगर महिला सर्विस में तो फिर पति, और अगर पुरुष सर्विस में तो पत्नी। ठीक है, माँ बाप, बच्चे, ये हो गई जनरल बात। लेकिन जनरल बात से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? नियम पढ़ रहे हैं, शासन के नियम। तो जनरल से काम नहीं पता चलेगा। तो क्या कह रहा है नियम? शासकीय सेवक के कुटुंब के सदस्यों में कौन कौन सम्मिलित है? शासकीय सेवक की पत्नी या उसका पति। अगर महिला शासकीय सेवक है तो उसका पति, और अगर पत्नी, अगर पुरुष शासकीय सेवक है तो पत्नी। ठीक है, तो ये उसके फैमिली मेंबर में शामिल है, पति या पत्नी। अब इसमें उसने एक बात और कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पति या पत्नी साथ में रहते हो। इसी नियम की बात कर रहे हैं। उसने एक्सप्लेन कर दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि पति पत्नी संग में रह रहे हो तभी ये माना जाएगा फैमिली मेंबर। ऐसा नहीं है, अलग अलग भी रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बशर्त वो कह रहा है कि किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री के आदेश द्वारा
उसका पति या पत्नी का शासकीय सेवक से क्या हो गया, पृथककरण हो गया, उसको नहीं करना। यानी अगर न्यायालय के द्वारा डाइवोर्स हो गया है या कोई आदेश से उसका डाइवोर्स हो गया तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी शासकीय सेवक की पति या पत्नी अगर अलग रह रहे हो, मतलब अलग यानी दूसरे शहर में भी रह रहे हो, तो ये नहीं माना जाएगा कि संबंध विच्छेद है, ठीक है ना। तो शासकीय सेवक की पत्नी या पति ये किसमें शामिल है, फैमिली मेंबर में, ठीक है, कुटुंब के सदस्यों। नंबर 2 बहुत अच्छी बात कही, उसको समझने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग चाहिए। शासकीय सेवक का पुत्र या पुत्री, इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं थी, ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन आगे उसने कहा शासकीय सेवक का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री, ये कौन है? शासकीय सेवक का पुत्र या पुत्री और सौतेला पुत्र या पुत्री। अगर किसी डाइवोर्स से शादी कर ली हो तो उसके पहले से बच्चे हो, ये सेकंड बात नहीं। कुटुंब के सदस्यों में सौतेला पुत्र और पुत्री भी शामिल है। कौन है सौतेला पुत्र और पुत्री? इतना क्या सोच रहे हो? एक जना बताओ, ये बता रहा था, आजम बता रहा था, उनको सही बता रहा था कि यहाँ सौतेला पुत्र और पुत्री से मतलब है कि किसी आपने ऐसे व्यक्ति से, मैं अपने आप को ले लूं, मैंने किसी ऐसी महिला से शादी कर ली है जो क्या है, ऑलरेडी पहले से इसके किसी अन्य उसके जो बच्चे हैं वो क्या है कि यानी वो डाइवर्सी और वो जो बच्चे हैं वो भी पहले शादीशुदा थी, वो बाद में डाइवर्सी हो गई और फिर मैं उससे शादी कर ली, ठीक है ना। वो जो बच्चे हुए वो मेरे नहीं हुए, वो कौन हुए, सौतेले पुत्र या पुत्री। फैमिली मेंबर में कहा गया कि शासकीय सेवक का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात कही गई, बहुत अच्छी बात कही गई। ये नहीं कि सिर्फ इतना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करने वाली बात है, जोर से बोलने वाली बात है, वो ये है कि वह ये जो सौतेले पुत्र या पुत्री हो या सगे पुत्र या पुत्री हो, लेकिन वह शासकीय सेवक पर क्या हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आश्रित हो। ये नहीं है कि पता चला कि साहब लड़का जो है वो कलेक्टर है उनका और फिर भी अपन नहीं गिरना है, ठीक है, ऐसा नहीं। आश्रित होना जरूरी है। आप आश्रित हो तो वो भी क्या कहलाएंगे, कुटुंब के सदस्य। हम क्या पढ़ रहे हैं, फैमिली मेंबर, ठीक है। अभी फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा। और नंबर 3 को क्या कह रहा है, कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी अन्य व्यक्ति जो शासकीय सेवक या शासकीय सेवक की पत्नी से क्या हो, रक्त द्वारा या विवाह द्वारा, रक्त द्वारा या विवाह द्वारा संबंधित। इसका मतलब बताओ, मतलब मैं बार-बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये कोई मैथ का सवाल नहीं है कि जब मैं आगे पढ़ूंगा तभी तुम आगे। पति के घर वाले पत्नी के घर वाले, शाबाश। लेकिन इसमें भी मेरे को लगा है आगे पूर्णता क्या हो, आश्रित। जैसे अब इसका एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, जल्दी बोलिए। कोई भी अन्य व्यक्ति जो शासकीय सेवक या उसकी पत्नी या पति बार-बार मैं क्यों कह देता हूँ कि शासकीय सेवक हो सकता है महिला हो, ठीक है, हर बार ये मानने मत चलना कि पुरुष ही हो। तो शासकीय सेवक की पत्नी, अभी अपन कंफ्यूज नहीं हो, शासकीय सेवक और उसकी पत्नी, ठीक है, हम मान के चल रहे पुरुष, अभी मानने की जैसे कंफ्यूजन ना, शासकीय सेवक और उसकी पत्नी, ठीक है। और तो आगे क्या कह रहा है, से चाहे रक्त द्वारा या विवाह द्वारा संबंधित हो और उस पर पूर्णतः आश्रित हो। अब मैंने 2 शब्द बोले, रक्त द्वारा या विवाह द्वारा। इसका क्या मतलब निकला, रक्त द्वारा या विवाह द्वारा? रक्त द्वारा तो माँ बाप हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए, ठीक है ना। और विवाह द्वारा सास ससुर हो गए, साले भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है भाई सास ससुर की डेथ हो गई हो, साला जो है वो निर्भर हो, ठीक है ना। तो रक्त द्वारा या विवाह द्वारा, लेकिन क्लॉज क्या कह रहा है, पूर्णता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पूर्णता। तो ये
मिलकर क्या बन गए? कुटुंब बन गया। अब बार बार जब भी 26 नियम, अभी दूसरे नियम पे चल रहे हैं, 26 नियम तक आएंगे तो बार बार जब भी ये शब्द प्रयोग होगा तो कुटुंब के सदस्य में ये लोग आएंगे। एक जना को कंक्लूड कर सकता है बिल्कुल जिसको सही सटीक आम भाषा में, ध्यान रखना जो चीज नॉर्मल भाषा में, ये मेरी मजबूरी है लाना, ये दिखाना नहीं तो मैं नॉर्मल आपको ऐसे ही पढ़ाता। ठीक है, मजबूरी इसलिए रहती है कि जिससे बिल्कुल शासकीय भाषा का क्या उपयोग हुआ है, शासन ने क्या भाषा लिखी है, संविधान में क्या भाषा है, वो मैं ऐसे कुछ बताता हूँ। बाकी जो नॉर्मल भाषा, यही कारण है शायद आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। हो सकता है मैं अपना ये नियम खोलता और पढ़ते अभी तक तो 26 निपटा के और आप तक कर देता, अपडेट कर देता, लेकिन हम अभी तक कम पहुंचे हैं दूसरे नियम से, और हो सकता है पूरा क्लास तीसरे नियम का खत्म हो जाए। आज 3 ही नियम होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना। चलो तो 3 बातें मैं ही बता देता हूँ समय का अभाव देखते हुए कि कुटुंब के सदस्यों से मतलब है शासकीय सेवक के कुटुंब के सदस्य में। नंबर 1 मैंने बताया पति या पत्नी जो भी हो, ठीक है ना, समझ गए? वो बात मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पति या पत्नी। और उसमें भी एक चीज बताई कि साथ में रहना कोई जरूरी नहीं है, साथ में रहना नहीं, बस उनका डाइवर्स नहीं हुआ, यानी किसी न्यायालय के द्वारा उनका अलग न किया गया। नंबर 2 पुत्र या पुत्री, प्लस तीसरी चीज जो समझ नहीं होती थी वो थी सौतेला पुत्र या पुत्री, उसको भी कुटुंब के सदस्य में शामिल किया गया है। लेकिन ये एक बात मैंने इम्पोर्टेंट कही इस क्लॉज में कि पूर्णतः आश्रित हो, ये नहीं कि हम नौकरी लग गई और IAS भी बन गए या कुछ भी बन गए XYZ, तो भी ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो अभी पापा के पे निर्भर हूँ। पूर्णतः जो है आप निर्भर हो तभी आपको कुटुंब के सदस्यों में गिनती होगी। और तीसरी, कोई अन्य व्यक्ति जो शासकीय सेवक या उसकी पत्नी से उसका कैसा संबंध हो, रक्त द्वारा या तो रक्त और विवाह, रक्त में माँ बाप भी आ गए, ठीक है, भाई बहन आ गए, और विवाह भी क्या है, विवाह में आपके सास ससुर आ गए, ठीक है, आपकी पत्नी के विवाह से आपके उनका रिलेशन हो गया। लेकिन इनमें भी मैंने लास्ट बात कर रही पूर्णतः ये सिद्ध करने की जवाबदारी किसकी है? शासकीय सेवक, वो सिद्ध करेगा कि ठीक। तो ये अभी हमारी क्या नहीं पड़ गई भैया, परिभाषाएं नहीं पड़ गई, परिभाषाएं नहीं पड़ गई। अब इस पूरे जो 26 नियम है उनका जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, सबसे महत्वपूर्ण नियम, और इसी नियम के तहत आप लोगों को भी कई बार आपने उन्होंने सीखा होगा मुझसे, वो है नियम 3। इस नियम को सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नियम जो 3 है तो सबसे पहले ये कह रहा है कि प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही, क्या कह रहा है उसने, क्या कहा, एक बार मैं पढ़ देता हूं और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा, कर्तव्य परायण रहेगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा, कर्तव्य परायण रहेगा, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो कि शासकीय सेवक के लिए, ठीक है। आपको जब मैं कई बार कहता हूं कि देखो आप लोग क्या है, शासकीय सेवक हैं, अपना आचरण ऐसा रखें, गरिमाहीन आचरण नहीं रखें, तब आपको समझ में नहीं आती होगी, ठीक है। मुझे भी कह देता हूं जब रख ही रहे हो फिर मैं उस हिसाब से आपको टैकल कर नियमों से। तो क्या कह रहा है, 3 चीजें क्या कही, अभी नियम 1 ही पढ़ा, 3 में भी 1, 2, 3 ऐसे हैं। तो अभी 3 का पहला, पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा। इसकी इंग्लिश भी समझ लो, इंग्लिश इसलिए समझना जरूरी रहता है कि बहुत सारी चीजें जैसे सन्निष्ठ, हो सकता है आप में से कई बार पहली बार सुना, कर्तव्य परायण को सुना होगा। तो शासकीय सेवक जो है कोई भी ऐसा अशोभनीय कृत्य नहीं है। तो 3 शब्द आए, सन्निष्ठ, कर्तव्य परायण और अशोभनीय।
इंग्लिश में हम बोलते हैं सन्निष्ठ को क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं? कर्तव्य परायण, डिवोशन टू ड्यूटी। डिवोशन बहुत भारी भरकम शब्द है, एक दिन लेक्चर चल सकता है इन पे, लेकिन अभी चूंकि हमारा बिंदु क्या है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम बनाना, ना कि अभी मैं यहाँ ले जाऊँ आपको, इसलिए हल्के से बताऊंगा। और तीसरी चीज है अशोभनीकृत। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? अनबिकमिंग, अशोभनीय। तो ये तीन चीजें आपसे अपेक्षा की गई। अपेक्षा भी नहीं करेंगे, स्पष्ट कहा गया है कि अगर ऐसा शासकीय सेवक सदैव ही पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा, कर्तव्य परायण रहेगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो शासकीय सेवक के लिए क्या हो। अब हम एक शब्द उठाते हैं जिसका नाम है सन्निष्ठ, ठीक, इंटीग्रिटी।